नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को। आज का वीडियो है प्लेटफॉर्म के न्यू बुक बिहार एसएससी प्रैक्टिस सेट वॉल्यूम 2 में दिया हुआ टेस्ट सीरीज 03। इसमें 150 प्रश्न दिया हुआ है। पूरे प्रश्न को डिटेल सॉल्यूशन किया गया है, मैथ और रीजनिंग को भी किया गया है, इसलिए आप इसे पूरा देखिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। पहला प्रश्न है कि भारतीय पैरा एथलीटों ने चीन के हांगजोंग में आयोजित एशियाई पैरा खेलों में कुल कितने स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा। एशियाई पैरा खेलों में कुल कितने स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा, और इसका सही जवाब हो जाएगा डी 29। भारतीय टीम ने हांगजोंग 2022 एशियाई पैरा खेलों में 111 पदकों के साथ, जिसमें 29 स्वर्ण है, 31 रजत है और 55 कांस्य पदक के साथ ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल किया है। एशियाई पैरा खेल 2022 का शुभंकर जो है वो क्या था, तो फेई था। क्या था? फेई था। एशियाई पैरा खेल का आधिकारिक आदर्श बाग था हार्ट्स मीट ड्रीम्स साइन। क्या था? हार्ट्स मीट ड्रीम्स साइन। एशियाई पैरा खेल 2022 उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक थे पारुल परमान, जो पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, और अमित कुमार सरोहा, जो पैरा क्लब थ्रोअर भी थे। अगला प्रश्न है कि भारतीय मूल की किस लेखिका को ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज 2023 प्रदान किया गया है, और इसका सही जवाब हो जाएगा ए नंदिनी दास को। भारतीय मूल की लेखिका नंदिनी दास को ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज 2023 प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। उनकी पुस्तक कोटिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है कि यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल गरबा किस राज्य में है। यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल गरबा किस राज्य से है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजरात से है। गुजरात। गरबा गुजराती लोक नृत्य का एक रूप है जो 9 दिवसीय हिंदू त्यौहार नवरात्रि के दौरान किया जाता है। गरबा, गरबी और रास, तिपनी, डांगे नृत्य, हुंडो, सिद्धि धमाल जैसे प्रमुख नृत्य गुजरात राज्य से संबंधित है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं कि उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को अलग करने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, सैन्य सीमांकन रेखा। क्या जाना जाता है? सैन्य सीमांकन रेखा। अगर हम बात करते हैं रेड क्लिफ रेखा के, तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच है। भारत व पाकिस्तान के बीच ये रेखा है, रेड क्लिफ रेखा। नेक्स्ट प्रश्न है, भूटान की सीमा इनमें से किस भारतीय राज्य से जुड़ी नहीं है। भूटान की सीमा इनमें से किस भारतीय राज्य से जुड़ी नहीं है, और इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन डी, उड़ीसा। भूटान की सीमा उड़ीसा राज्य से जुड़ी नहीं है। भूटान से सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल व अरुणाचल प्रदेश की सीमा लगती है, और सर्वाधिक राज्यों की सीमाओं से लगा राज्य जो है वो उत्तर प्रदेश है। नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला कौन कौन राज्य है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम। बांग्लादेश के साथ सीमा कौन कौन बनाता है? तो पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम। अगला है, किस देश भारतीय राज्य को प्राचीन समय में कामरूप के नाम से जाना जाता था, और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, असम को। भारत के असम राज्य को प्राचीन समय में कामरूप के नाम से जाना जाता था। प्राचीन काल में गुवाहाटी को प्राग ज्योतिषपुर भी कहा जाता है। कामरूप राज्य का साक्ष्य समुद्रगुप्त के इलाहाबाद अभिलेख से भी मिलता है। कामरूप राज्य पर अहोम जनजाति ने शासन किया था। इसी तरह अगर थाईलैंड को कई बार पूछा जाता है, तो थाईलैंड का पुराना नाम क्या था, तो वो था अस्थाम। क्या था? स्थाम या श्याम। श्रीलंका का पुराना नाम क्या था? सिलोन था। अगला है, भारत के किस राज्य को लुढ़कती पहाड़ियों की भूमि के नाम से जाना जाता है। लुढ़कती पहाड़ियों की भूमि के नाम से, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मिजोरम राज्य को लुढ़कती पहाड़ियों की भूमि के नाम से जाना जाता है। फरवरी 1987 में मिजोरम राज्य की स्थापना हुआ था। फरवरी 1987 में। 1972 ईस्वी में केंद्र शासित राज्य बनाने से पूर्व मिजोरम असम का भाग था। मिजोरम राज्य की राजधानी क्या है? वो आइजोल है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विद्या पिल्लई किस खेल से संबंधित है। इनका सही आंसर हो जाएगा ए, स्नूकर से। हाल ही में विद्या पिल्लई ने दोहा, कतर में IBSF 6 रेड स्नूकर विश्व चैंपियनशिप का खिताब हासिल किया है। अगला है, मंगल ऑर्बिटर मिशन MOM मंगलयान को किस वर्ष में प्रक्षेपित किया गया था, और इसका आंसर हो जाएगा बी, 2013 में प्रक्षेपित किया गया था। यह भारत का प्रथम मंगल अभियान था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की यह परियोजना थी। मंगलयान आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान किससे भेजा गया था, तो PSLV C-25 से प्रक्षेपित किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर को किस वर्ष में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नोबेल पुरस्कार सही आंसर हो जाएगा सी, 1913 में किया गया था। और किसके लिए किया गया था, तो गीतांजलि पुस्तक के लिए
किया गया था और इन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। नोबेल पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी 1901 ईस्वी में शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पुस्तक उपन्यास पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर है। और विष्णु शर्मा की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सा है? तो वो था पंचतंत्र। अगला प्रश्न है, मलेशिया की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? मलेशिया की प्रशासनिक राजधानी, और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, पुत्रजया। मलेशिया की प्रशासनिक राजधानी पुत्रजया है। मलेशिया की राष्ट्रीय जो राजधानी है वो कुआलालंपुर है। अब मलेशिया का पुराना नाम मलालन यूनियन था। यह दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित उष्णकटिबंधीय देश है। अब मलेशिया के जो मुद्रा है वो मलेशियाई रिंगित है। यहाँ की अधिकांश जनसंख्या इस्लाम धर्म से संबंधित है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में भारतीय मुख्य भूमि के खाली स्थान में स्थित है, और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, दक्षिण पूर्व। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में भारतीय मुख्य भूमि के दक्षिण पूर्व में स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह 1 नवंबर 1956 को केंद्र शासित क्षेत्र बनाया गया था। अंडमान निकोबार द्वीप समूह 6 डिग्री और 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 92 डिग्री और 94 डिग्री पूर्वी देशांतर में स्थित है, और 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश अंडमान एवं निकोबार को विभाजित करती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। अंडमान द्वीप समूह पर अंडमानी, ओंगे, जारवा, सेंटिनली नामक निग्रोटो जनजातियां पाई जाती है, और निकोबार द्वीप समूह में सोम्पेन तथा निकोबारी नामक मंगोलाइड जनजातियां पाई जाती है। अगला है, किस राज्य ने बसों में महिलाओं की मुफ्त यात्रा प्रदान करने के उद्देश्य से महालक्ष्मी योजना लागू की है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तेलंगाना। तेलंगाना राज्य ने ही बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा प्रदान करने के उद्देश्य से महालक्ष्मी योजना लागू किया है। महालक्ष्मी योजना का उद्देश्य TSRTC बसों में महिलाओं की मुफ्त यात्रा प्रदान करना है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CBIC ने भारत और किस देश के बीच इलेक्ट्रॉनिक ओरिजिन डेटा एक्सचेंज सिस्टम EODS लॉन्च किया? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोरिया। किसने लॉन्च किया है? तो वो कोरिया ने किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, मैथ सेक्शन से है, 8100 रुपया की राशि पर 1.1/4 वर्षों के लिए 8% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, जबकि ब्याज प्रति 5 माह पर संयोजित है? ₹1 का निकटतम लिखना है। तो आइए देखते हैं, पी जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? 8100 दिया हुआ है। टी दिया हुआ है 5/4 वर्ष, यानी हो जाएगा 5/4 गुना 12 बराबर 15 माह हो जाएगा। 5 माह संयोजित है तो टी बराबर हो जाएगा 15/5 यानी 3 वर्ष हो जाएगा। आर बराबर हो जाएगा 8 गुना 5/12 यानी 10/3% हो जाएगा। तो यहाँ से CI निकाल देंगे। P इंटू फार्मूला होता है 1 + R/100 के पावर n-1 यानी 8100 के 1 + 10/100 300 होगा, 300 के होल क्यूब -1 होगा। जब इसे आप सोल्व कीजिएगा तो ये हमारा जो निकल कर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 837 रुपया। कितना? 837 रुपया। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट प्रश्न है, 6 - 6/6 गुना 6 प्लस छोटी ब्रैकेट 6/6 का 6 गुना इस तरह का एक दिया हुआ है संख्या, और इसे सोल्व करना है। तो जब इसे आप सोल्व कीजिएगा तो सबसे पहले ब्रैकेट वाला इसका कीजिएगा, उसमें भी सबसे पहले का जो ये है इसका होगा, उसके बाद हमारे पास भाग का होगा, उसके बाद यहाँ इसका होगा, फिर यहाँ होगा, ये एक साथ होगा। इसी तरह आप जब चलिएगा तो इसे सोल्व करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा -2। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति 12% के लाभ पर एक वस्तु बेचता है। यदि उसने इसे 12% कम में खरीदा होता और इसे 9 रुपया कम में बेचा होता तो उसे 27% का लाभ होता। वस्तु का मूल लागत क्या है? तो मान लिया कि वो 100 रुपया में खरीदा है और 12% के लाभ पर वस्तु को बेचता है। कितना पे बेचता है? 112 पर बेचता है। अगर वो 12% कम में खरीदता, यानी कितना में खरीदता? 88 रुपया में खरीदता, और उस पर 27% का जो है वो लाभ कमाता, तो कितना में वो बेचेगा? 111.76। तो उसे 9 रुपया कम में बेचा होता। बेचा कितना होता? तो इसमें से जो अंतर है इन दोनों के बीच अंतर कितना है? तो 0.24 अंतर है, यानी 0.24 बराबर क्या होगा? 9 होगा। तो 1 बराबर क्या हो जाएगा? 9/0.24। इसलिए 100 बराबर क्या हो जाएगा? 100 रुपये में निकालना है। 9/0.24 गुना 100 बराबर हो जाएगा 3750। इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा बी, 3750। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है,
कि सुरभि अपनी आय का 75% खर्च करती है। यदि उसकी आय 20% बढ़ जाती है और बचत 1% घट जाती है तो उसके व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो चलिए इसको इस तरह बना सकते हैं कि अगर सुरभि की जो है आय का 75%, आय कितना है 100 रुपया है, 75% क्या है खर्च करती है, खर्च कितना कर रही है 75 रुपया, और उसकी आय में 20% बढ़ रहा है, 20% बढ़ रहा है। अब कितना हो रहा है इसे यहाँ लिख दीजिए, यहाँ पर आय है, ये खर्च है और ये बचत है। तो बचत कितना हो रहा था 25 हो रहा था। अब कह रहा है कि 20% बढ़ जाती है यानी 120 हो जाता है, और बचत 1% घट जाता है यानी बचत 1% इसका 25 के पहले बचत हो घट जाता है यानी 24.75 हो जाएगा 1% 25 का। और ये कह रहा है कि ये खर्च कितनी, तो व्यय में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है, यानी खर्च अगर x निकल जाएंगे तो प्रतिशत भी निकल जाएगा। x बराबर हो जाएगा कितना 120 माइनस 24.75 बराबर 95.25। तो वृद्धि प्रतिशत बराबर हो जाएगा 95.25 माइनस 75/75 और गुना 100 कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा कितना 27%। सही आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि 10 अंक की एक संख्या इतना है 88 से विभाज्य है तो 7x माइनस 2y का मान क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करना है कि 88 से विभाज्य चेक करने के लिए 8 से और 11 से विभाज्य होना चाहिए। 8 का रूल क्या है कि अंतिम जो 3 है, अंतिम 3 अंक है वो विभाजित होना चाहिए किससे 8 से। तो अंतिम 3 क्या है 6x2 है, इससे 8 से डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पर हमें x का मान जो आ जाएगा या तो 3 आएगा या 7, ये दोनों रखने पर 8 से विभाज्य हो जाता है। अब 11 का चेक करना है। 11 से विभाज्य का मतलब है एकांतर अंकों का जोड़ का अंतर 0 या 11 का गुणज होना चाहिए। तो हमारे पास जो दिया हुआ है 6 7 1 2 7 22 7 6 x2। अब इसमें देखना है कि 6 को 1 से, 1 को 7 से, 7 को 7 से, 7 को 1 से जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 21 प्लस x। और इसमें से हमें जो घटाना है वो किसे जोड़कर 7 प्लस 2, 2 प्लस 22, अब 22 प्लस 6 और 6 प्लस 2 यानी 17 हो जाएगा, 17 प्लस 22। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 4 प्लस x माइनस 22 आ जाएगा। तो यहाँ 22 का जो मान आ जाएगा 7 और 0 आ जाएगा। अब ये मान एक एक कर रख देना है तो हमारे पास 2 मान आ जाएगा, एक 49 आएगा, 7 आएगा, लेकिन ऑप्शन में 49 नहीं है तो आंसर हो जाएगा डी 7। नेक्स्ट है कि किसी शहर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 15% की दर से बढ़ती है तो वर्तमान में जनसंख्या इतना है तो कितने वर्षीय इतना होगा। तो चलिए ये एक तरह का चक्रवृद्धि ब्याज की तरह है। तो आइए देखते हैं कि कह रहा है प्रश्न में कि 1 पर 6 शून्य, कितने शून्य दिया हुआ है 6 शून्य है, और गुना 100 प्लस कितना से 15% की दर से बढ़ रहा है और उसके पावर t हो जाएगा यानी वर्ष है, इक्वल टू जितना जनसंख्या बढ़कर हुआ है इतना हो गया है। जब इसे सोल्व कीजिएगा तो ये आएगा 100 प्लस 15/100 के पावर t बराबर 115/100 के पावर 3। तो t बराबर हमारे पास आ जाएगा 3 वर्ष। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, यदि √1296/x बराबर x/2.25 है तो x का मान क्या होगा। तो 1296 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 1296 को 36 लिख सकते हैं। 36/x बराबर x/2.25। तो यहाँ पर हो जाएगा x² बराबर 36 गुना 2.25, x बराबर हो जाएगा √81 बराबर 9। आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि एक वस्तु को 25% और 15% की 2 क्रमिक छूट के बाद इतना रुपये में बेची जाती है तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। तो पहले समतुल्य छूट निकालना होगा। क्या निकालना होगा, समतुल्य छूट निकालना होगा। समतुल्य छूट परसेंटेज बराबर क्या हो जाता है, तो ये निकाल लेंगे इस तरह 25 प्लस 15 माइनस 25 गुना 15/100 बराबर 36.25% हो जाएगा। अब इतना छूट दे रहा है तो मान लें कि किसी वस्तु का मूल्य x था, x माइनस x का 36.25% बट्टा 100 बराबर कितना हो जाना चाहिए 535.50। यहाँ से हमें x का मान निकालेंगे तो वो आ जाएगा 840 रुपया। आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि चीनी के मूल्य में 21% की वृद्धि हो जाती है और कोई व्यक्ति अपने खर्च में केवल 12% की ही वृद्धि करना चाहता है तो उसे खपत में कितने प्रतिशत की कमी करना होगा। तो चलिए फार्मूला सूत्र क्या एक होता है, शॉर्टकट है P गुना C बराबर E। तो P हो गया 121/100
गुना सी बराबर 112/100। सी बराबर हो जाएगा 112/121। तो खपत में जो कमी कर रहा है वो 9/121 गुना 100 यानी 7.4। जब इसे सोल्व कीजिएगा तो 7.4 हो जाएगा। ये थोड़ा डायरेक्ट है, आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति से 7/9 की गति से चलते हुए अपने कार्यालय में सामान्य समय से 10 मिनट देरी से पहुंचता है 10 मिनट देरी से पहुंचता है तो कार्यालय पहुंचने में उसका सामान्य समय मिनटों में कितना है। तो वर्तमान और मूल का देखना है कि गति जो वर्तमान में है वो 7 है और मूल इसका क्या है 9 है। अगर समय की बात करें तो 9 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है 9 - 7 बराबर 2 हो गया। 2 यूनिट जो है वो कितना हो रहा है 10 मिनट देरी से पहुंच रहा है 10 है। तो 7 यूनिट अगर हम देखेंगे तो 10/2 गुना 7 बराबर 35 मिनट। अच्छा, सामान्य समय कितना हो जाएगा 35 मिनट। आंसर हो जाएगा ए। अगला है, जब एक पूर्णांक n को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेष 3 बचता है। यदि 6n को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेष क्या बचेगा। यानी एक जानते हैं हम लोग भाज्य बराबर क्या होता है भाजक गुना भागफल प्लस क्या होता है शेष होता है। n बराबर होता है 7³ + 3। तो 6n बराबर होगा 42³ + 18। 6n बराबर हो जाएगा 7 कॉमन ले लेते हैं 6³ + 2 + 4। यहाँ पर शेषफल क्या बच रहा है शेषफल देख रहे हैं यहाँ पर 4 बच रहा है। आंसर हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, यदि x 12.8 और 64.8 का मध्यानुपाती है और y 38.4 और 57.6 का तृतीयानुपाती पद है तो इतना के बराबर होगा। तो इसे किस तरह सॉल्व करते हैं तो x बराबर यहाँ हो जाएगा √12.8 गुना 64.8 अंडर रूट में, तो ये हो जाएगा 28.8 और y बराबर हो जाएगा 57.6 गुना 57.6/38.4 हो जाएगा। तो 2x अनुपात y बराबर हो जाएगा 2 गुना 28.8 और अनुपात हो जाएगा कितना 86.4 जो हमारे पास निकल के आ गया था कितना इतना को जो हम सोल्व किए थे y वाला, तो ये हो गया था कितना 86.4। तो वही हमारे पास ये है। आंसर हो जाएगा 2.3। क्या हो जाएगा 2.3 ए। इसे और छोटा करेंगे तो 2.1/3 वर्षों के लिए 10% वार्षिक दर पर ब्याज गणना वर्ष के अंत में करते हुए एक निश्चित राशि की चक्रवृद्धि ब्याज 1201.60 होता है तो वह धनराशि कितनी है। अब माना कि धनराशि यानी मूलधन जो है वो P है और कह रहा है कि T बराबर दिया हुआ है 2.1/3 वर्ष और दर जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है R बराबर 10% दिया हुआ है और चक्रवृद्धि ब्याज भी दिया हुआ है वो दिया है 1201.60। फार्मूला लगाइएगा तो जो निकल कर हमारे पास आएगा वो होगा D 4800 रुपया। नेक्स्ट है, यदि x + 1/x बराबर 4 है तो x5 + 1/x के पावर 5 का मान क्या होगा। तो एक फार्मूला हम लोग जानते हैं p + 1/p बराबर m हो तो p5 + 1/p के पावर 5 बराबर जो होता है वो होता है m² - 2 गुना m³ - 3m और उसके बाद -m। ये फार्मूला होता है। इसी फार्मूला पर अगर हम रख देते हैं तो हमारे पास कितना ही दिया हुआ m बराबर 4। तो 4 के स्क्वायर -2 गुना 4 के क्यूब -3 गुना 4 -4। जब इसे सोल्व करेंगे तो 14 गुना 52 - 4 बराबर हो जाएगा 724। आंसर हमारे पास आ जाएगा सी। छोटी सी छोटी संख्या वह संख्या है जो 5, 14 और 28 से विभाज्य और पूर्ण वर्ग है, कौन सी है। तो सिंपल सी है 5, 14 और 28 को हमें एलसीएम निकाल लेना होगा। तो पहले 2 से करेंगे तो 5, 7, 14 हो जाएगा और इसे 7 से करेंगे 1 और 2 होगा 5 हो जाएगा। यानी एलसीएम जो हमारे पास आएगा वो होगा 2 गुना 2 गुना 7 गुना 5। तो 2 गुना 2 7 गुना 7 और 5 गुना 5। अगर पूर्ण वर्ग करना होगा पूर्ण वर्ग तो कैसा होना चाहिए 2 गुना 2 गुना 7 गुना 7 गुना 5 गुना 5 यानी 4900। आंसर हो जाएगा सी। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2023 किस देश में आयोजित किया गया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत में। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2023 भारत में आयोजित किया गया नहीं किया जाएगा। और मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब सेनिस पलासियोस ने जीत लिया है।
वह हड़प्पा कालीन नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी तट पर स्थित है, और इसका सही आंसर हो जाएगा डी भोगवा नदी। हड़प्पा कालीन नगर लोथल वर्तमान में गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है। लोथल को 1954 में रंगनाथ राव द्वारा खोजा गया था और लोथल का तत्कालीन हड़प्पा सभ्यता में वह स्थान था जो सिंध व सौराष्ट्र को जोड़ता था। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष से शुरू किया था, और इसका सही आंसर हो जाएगा सी 1920 में शुरू किया था। असहयोग आंदोलन के समय गांधी जी ने कैसर हिंद की उपाधि वापस कर दी थी, लेकिन चौरी चौरा की घटना जो 12 फरवरी 1922 को हुआ था उसके बाद असहयोग आंदोलन को समाप्ति करने की घोषणा कर दिए थे। 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन समाप्ति किया गया था। चौरा चौरी कांड 5 फरवरी 1922 को हुआ था। अगला है, महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सभा में भाग लेने लंदन गए थे तो कहाँ ठहरे थे, आंसर हो जाएगा ए किंग्सले हॉल में ठहरे थे। 5 मार्च 1931 को हुए गांधी इरविन समझौते के बाद गांधी जी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में इस सम्मेलन में हिस्सा लिया था, और जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था वो 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक, दूसरा हुआ था 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक, और एक और गोलमेज सम्मेलन हुआ था तृतीय गोलमेज, वो 17 नवंबर से लेकर 24 दिसंबर 1932 तक हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं कि आज़ाद हिंद फौज दिवस किस तिथि को मनाया गया था। आज़ाद हिंद फौज दिवस सही आंसर हो जाएगा बी 12 नवंबर 1945 को आज़ाद हिंद फौज दिवस मनाया गया। निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ए मणिपुरी। मणिपुर नृत्य एक शास्त्रीय नृत्य है जो मणिपुर से संबंधित है। मयूरभंज छऊ नृत्य शैली पश्चिम बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा के पड़ोसी राज्यों से संबंधित है या रामायण एवं महाभारत से प्रेरित है। और भांगड़ा पंजाब की एक नृत्य शैली है जो आमतौर पर बैसाखी पर्व पर आयोजित किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं कि किस भारतीय राज्य में सामाजिक उत्सव छपार मेला आयोजित किया जाता है। आंसर हो जाएगा डी पंजाब में। छपार मेला पंजाब राज्य में आयोजित किया जाता है। विश्व के सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है, तो सोनपुर बिहार में लगता है, और पुष्कर मेला राजस्थान में आयोजित होता है। चलिए नेक्स्ट है, पश्चिम तटीय मैदान के विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। आंसर हो जाएगा बी केरल कोरोमंडल तट। पश्चिमी तटीय मैदान के विभाजन के संदर्भ में केरल कोरोमंडल तट सही नहीं है। उत्तर में गुजरात तट से दक्षिण में केरल तक फैले पश्चिमी तटीय मैदान को निम्न भागों में विभाजित किया जाता है। गुजरात का कच्छ और कठियावाड़ तट किया जाता है, महाराष्ट्र का कोंकण तट, कर्नाटक के मंगलोर तट और केरल का मालाबार तट किया जाता है। पूर्वी तटीय मैदान को दक्षिणी भाग को कोरोमंडल के नाम से जाना जाता है। भारत में पहला कपड़ा मिल कहाँ संचालित हुई थी, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बॉम्बे में। कहाँ संचालित हुई थी, बॉम्बे में संचालित हुई। विश्व में भारत का कपास उत्पादन में दूसरा स्थान है और चीन विश्व में सबसे अधिक कपास की उत्पादन करता है। जूट उत्पादन में भारत विश्व में सबसे अग्रणी देश है। निम्नलिखित समस्याओं में कौन सी समस्याएं भारतीय अर्थव्यवस्था से निरंतर रूप से जुड़ी हुई है, और इसका आंसर हो जाएगा डी उपरोक्त में से सभी। मुद्रास्फीति, चालू खाता घाटा और राजकोषीय घाटा। निम्न में से किसे म्यूनिख समझौता में शामिल नहीं किया गया था। आंसर हो जाएगा डी रूस को म्यूनिख समझौता में शामिल नहीं किया गया था। 29 से 30 सितंबर 1938 को म्यूनिख में 4 देश जर्मनी, इटली, ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस के प्रतिनिधि शामिल हुए थे। नेक्स्ट है, निम्न में से अजातशत्रु के वंश का क्या नाम था। अजातशत्रु के, इसका सही आंसर हो जाएगा डी हर्यक वंश। अजातशत्रु वंश का नाम हर्यक वंश था। हर्यक वंश के जो संस्थापक था वो अजातशत्रु के पिता बिंबिसार थे। अजातशत्रु का उपनाम है वो है पुनीक है। निम्न में से किस वंश की शासिका रानी दिद्धा थी। रानी दिद्धा थी, और इसका आंसर हो जाएगा डी उत्पल वंश का। रानी दिद्धा उत्पल वंश की एक महत्वाकांक्षी शासिका थी। कश्मीर में उत्पल वंशों की स्थापना अवंती वर्मन ने किया था। भारतीय उपमहाद्वीप में लौह का सर्वप्रथम साहित्यिक संदर्भ किसमें मिलता है। सही आंसर हो जाएगा बी यजुर्वेद में। भारतीय उपमहाद्वीप में लौह का सर्वप्रथम साहित्य संदर्भ यजुर्वेद में मिलता है। यजुर्वेद में लोहे के लिए श्याम अयस और कृष्ण अयस शब्द का प्रयोग किया गया था। अतरंजी खेड़ा में पहली बार कृषि से संबंधित लौह उपकरण प्राप्त हुआ था। अगला है, माजुली द्वीप जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है कहाँ स्थित है, और इसका आंसर हो जाएगा ए असम में स्थित है। 1 सितंबर 2016 को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा माजुली द्वीप को विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप घोषित किया गया था। माजुली शब्द माजुली से लिया गया है जिसका अर्थ पानी से घिरा हुआ क्षेत्र है। किसी कॉलेज में 1/5 लड़कियों और 1/8 लड़कों ने एक सामाजिक शिविर में भाग लिया। कॉलेज के कुल कितने छात्रों ने शिविर में भाग लिया है, तब माना कि लड़की कितना है 5 है, तो भाग लेने वाले लड़की कितना है 1 है।
लड़का कितना है 8 है, तो भाग लेने वाला इसमें से कितना है, तो वो है 1 है। तो भाग लेने वाला लड़का का अभिष्ट परिणाम क्या होगा, 1 + 1 बटा 5 + 8 यानी 2/13। आंसर हो जाएगा बी। अगला है, इस तरह का एक दिया हुआ है, उसको सरल करना है। तो आइए सबसे पहले इसे सोल्व करते हैं। 1 + √2 गुना √5 - √3, ये यहाँ पर से एलसीएम ले लिया गया है, प्लस 1 - √2 इंटू √5 + √3। अब बटा किया गया है कितना, तो √5 + √3 इंटू √5 - √3। नीचे वाला को तो हम लिख सकते हैं 5 - 3, क्योंकि a + b इंटू a - b बराबर होता है a² - b² होता है। क्या होता है, एक बार जोड़ एक बार घटाव करेंगे तो a² - b² होगा। तो इससे हम लिख सकते हैं 5 - 3 लिख सकते हैं। और ऊपर को भी अगर सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो फाइनली वो √5 - √6 आ जाएगा। आंसर हो जाएगा सी। गुणनफल इतना को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए वह सबसे छोटी संख्या क्या है जो इसमें जोड़ी जानी चाहिए, यानी 684 गुना 686 को गुणनफल करने के लिए क्या करना होगा। तो अगर 685 - 1 इंटू 685 + 1 करते हैं तो हमारे पास आ जाता है कितना, 685 के होल स्क्वायर - 1, यानी हम उसमें से अभिष्ट परिणाम जो हमारे पास आएगा वो क्या आ जाएगा, 1। सही आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि 5 के पावर x + 3 बराबर 25 के पावर 3x - 4 हो तो x बराबर क्या होगा। तो ये इसे सोल्व करते हैं। पहले 25 को हम लिख सकते हैं 5 के पावर 2, यानी 5 के पावर 2 के पावर 3x - 4 हो जाएगा, यानी 5 के पावर 2 इधर से गुना हो जाएगा तो 6x - 8 हो जाएगा। तो 6x - 8 बराबर x + 3, इससे इक्वेट कर देना है तो x + 3 हो जाएगा। जब इसे सोल्व करेंगे तो x का मान आ जाएगा 11/5। आंसर हो जाएगा डी। करनी 3√5 की कोटि क्या है, इसका हो जाएगा 5 के पावर 1/3, अर्थात प्रदत्त करने की कोटि जो है वो हो जाएगा 3। आंसर हो जाएगा सी। दो संख्याओं का महत्तम समवर्तक 12 तथा लघुत्तम समवर्तक 600 है। यदि इनमें से एक संख्या 24 हो तो दोनों संख्याओं का औसत क्या होगा। तो दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा 600 गुना 12/24 बराबर कितना हो जाएगा, हो जाएगा 300। तो औसत बराबर क्या होगा, औसत बराबर हो जाएगा 300 + 24/2 यानी 324/2 बराबर 162। आंसर हो जाएगा सी। इस तरह के सरलीकरण दशमलव के 3 स्थानों तक क्या होगा। तो ये जो है वो a/1 - r पर बेस्ड है। तो a बराबर क्या करते हैं 1/8 दिया हुआ है और बटा है 1 - 1/8, क्योंकि इन दोनों के जो डिफरेंस है r जो है वो 1/8 है। जब इसे सोल्व करेंगे तो 1/8 गुना 8/7 यानी 1/7 बराबर 0.143 आ जाएगा। आंसर हो जाएगा हमारे पास ए। एक व्यक्ति अपनी आय का 70% खर्च कर देता है। यदि उसकी खर्च 30% बढ़ जाता है और बचत 25% बढ़ जाती है तो उसके वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगा। माना कि व्यक्ति की आय कितना है 70 है, 100 है, खर्च कितना है 70 है, बचत कितना हो रहा है 30। अब नया खर्च क्या हो रहा है कि खर्च में 30% बढ़ जा रहा है, यानी 70 गुना 30/100 130 कर देंगे तो टोटल आ जाएगा 91 रुपये, 91 रुपया हो जा रहा है। अब नई बचत कितना हो रहा है तो वो 25% बढ़ रही है। 30 गुना 125/100, पहले 100% था तो 30 है, अब 125 निकाल देंगे तो निकल जाएगा डायरेक्ट 37.5 हो जाएगा। तो कुल आय जो हो गया नई कितना हो गया, तो वो हो गया 91 + 37.5, यानी जो हमारे पास आ जाएगा कितना 128.5। तो आय में वृद्धि कितना हुआ 128.5 माइनस 100 बराबर 28.5%, क्योंकि इस डायरेक्ट है। आंसर हो जाएगा हमारे पास 28.5 बी। सेना का जनरल 36,562 सैनिकों का वर्ग बनाना चाहता है। विन्यास के बाद उसने देखा कि कुछ सैनिक बच गए हैं। कुल कितने सैनिक बच गए हैं, तो इससे वर्गमूल निकालेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 81। 120 तथा 300 के बीच कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं बनेगी। 120 तथा 300 के बीच, तो वो कौन कौन सी संख्या हुआ, एक 121 होगा
और कितना होगा 144 होगा, 169 होगा, 196 14 का है, 225 25 का है, 15 का है, 256 जो है वो 16 का है, और 289 जो है 17 का है। यही तक बनेगा। उसके बाद 18 के 324 हो जा रहा है जो आगे है। तो आंसर हमारे पास हो जाएगा 2 2 4 2 6 1 7। आंसर सी हो जाएगा। उस संख्या युग्म का चयन करें जिसमें दोनों संख्या एक दूसरे से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार नीचे दिए गए युग्म के संबंधित है। तो 15 और 65 को किस तरह लिखा गया है ये देखना है। 15 को लिख सकते हैं हम 4 के स्क्वायर माइनस 1, और 65 को लिख सकते हैं क्या, तो लिख सकते हैं 4 के क्यू माइनस 1। 4 माइनस क्यू नहीं 64 प्लस 1 मैंने 65 हो जाएगा। यानी 4 के स्क्वायर माइनस 1 में शुरुआत का है और 4 के क्यू प्लस 1 में 65 है। तो ठीक उसी तरह हमें देखना है कि 3 के स्क्वायर माइनस 1 कितना हो जाएगा, 3 तिया 9 माइनस 1 बराबर 8, और 3 के क्यू प्लस 1 बराबर 3 तिया 9 9 तिया 27 और प्लस 1 क्या हो जाएगा 28। 8 28 को है तो आंसर हो जाएगा सी। दिए गए विकल्पों में से संख्याओं के उस समुच्च का चयन करें जो दिए गए समुच्च के सदृश है। आइए देखते हैं 17 39 11 किस तरह लिखा हुआ है। तो 39 माइनस 17 करते हैं, अब भागा 2 करते हैं तो हमारे पास जो आ जाएगा 11। उसी तरह अगर हम इसी में से कौन सा ऑप्शन करेंगे तो आ जाएगा, तो 44 माइनस 18 भागा 2 कर रहे हैं तो आ जा रहा है 13। आंसर हो जाएगा ए। जिस प्रकार रेस्टोरेंट मेनू से संबंधित है उसी प्रकार पुस्तकालय खाली स्थान से संबंधित है। आंसर हो जाएगा बी, कैटलॉग से संबंधित। किससे है, कैटलॉग से संबंधित है। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर समूह को ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। तो आइए देखते हैं कि ये किस तरह NICER ये लिखा हुआ है WAFGO। ये देखते हैं अगर N से हम क्या करते हैं, N से O करते हैं, N से तो ये कितना गया है, ये +1 किया गया है, और I से J करते हैं तो ये -2 किया गया है, और लास्ट में C से F गया है तो +3 किया गया है। इस तरह सीरीज बन रहा है, +1 है, -2 है, +3 है, -4 है, इस तरह का +5 है, सब बनाया गया है, और वो भी अपोजिट साइड तिरछे तिरछे। उसी तरह अगर हम इसे देखेंगे तो S से +1 जाएगा तो क्या आ जाएगा, T बनेगा, लेकिन T सबसे आखिरी में लिखाएगा, और F में उसी तरह +5 होगा जो इस साइड लिखाएगा +5। तो F से +5 K होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, K और T के बीच में आएगा। हमारे पास जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। निम्न श्रेणी में प्रश्नवाचक के स्थान पे कौन सा अक्षर होगा ये देखना है। तो A+2 बराबर C हो रहा है, +3 बराबर F हो रहा है, +4 बराबर J हो रहा है, और +5 बराबर हमारे पास O आ जाएगा, क्योंकि इसी तरह +2 3 4 5 हो रहा है। तो सभी में अगर करेंगे, इसमें में +2 करेंगे, इसमें भी +3 करेंगे, और इसमें +4 करेंगे, तो अगला +5 करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा N, यानी एक O आ गया, एक N आ गया। अब लास्ट में K के +5 करेंगे तो P आ जाएगा। आंसर हो जाएगा A। उसी प्रकार के मौसम की पहचान करें जो भारत के 4 मौसमों का हिस्सा नहीं है। आंसर हो जाएगा A, दक्षिण पूर्व मानसून का। दक्षिण पूर्व मानसून का मौसम भारत के 4 मौसमों का हिस्सा नहीं है। भारत के 4 मौसम है, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु एवं शरद ऋतु। भारत के सेवानिवृत्त राष्ट्रपति के लाभों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ये बताना है। इनमें से बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो आइए देखते हैं। भारत के पूर्व राष्ट्रपति को 2.5 लाख की मासिक पेंशन के हकदार होंगे, बिल्कुल सही। वह एक निजी सचिव, एक निजी सहायक, एक अतिरिक्त निजी सचिव, 2 चपरासी, प्रतिवर्ष 1 लाख रुपये तक के कार्यालय व्यय सहित एक सचिवीय स्टाफ के हकदार होंगे, बिल्कुल सही। वह रेल, हवाई या स्टीमर द्वारा एक व्यक्ति के साथ भारत में कहीं भी उच्चतम श्रेणी की निःशुल्क यात्रा के भी हकदार होंगे, ये भी सही है। आंसर हो जाएगा ए। निम्न में से किसके द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्यपाल के द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति किया जाता है। महाधिवक्ता बनने हेतु वही योग्यता होनी चाहिए जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए निर्धारित है। संविधान प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा है। आंसर हो जाएगा ए, जवाहरलाल नेहरू ने संविधान प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा था। संविधान का प्रारंभिक मॉडल जो है वो BN राव ने तैयार किया था, और जवाहरलाल नेहरू ने संविधान प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का जो प्रस्ताव रखा था वो रखा था 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट है, काफ़ी बार पूछा जाता है।
जिसे संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया था। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? आंसर हो जाएगा ए, 1931 में पटना में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया था। इसके सदस्य में गंगा शरण सिन्हा, योगेंद्र शुक्ल, अब्दुल बारी, रामवृक्ष बेनीपुरी और कर्पूरी ठाकुर सम्मिलित थे। और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 17 मई 1934 को है। ध्यान रखिएगा, बिहार सोशलिस्ट पार्टी 1931 और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934 में हुआ था। अब वर्ष 1934 में ही कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का प्रथम अधिवेशन पटना में हुआ तथा इसके अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव एवं सचिव जयप्रकाश नारायण थे। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य कांग्रेस पार्टी के भी सदस्य होते थे। पाकिस्तान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? और इसका आंसर हो जाएगा ए, बेनजीर भुट्टो। पहली प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो थी। और इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। और श्री मामा भंडार नायके दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। और मार्गरेट थैचर ने यूनाइटेड किंगडम के पहले प्रधानमंत्री बनी थी। म्यांमार कब आज़ाद हुआ? आंसर हो जाएगा बी, 4 जनवरी 1948 ईस्वी को आज़ाद हुआ था। भारत सरकार अधिनियम 1935 से बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। रूस की मुद्रा का नाम क्या है? और इसका आंसर हो जाएगा सी, रूबल। रूस की मुद्रा का नाम रूबल है और राजधानी मॉस्को है, जो मस्कोबा नदी के किनारे बसा हुआ है। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? आंसर हो जाएगा ए, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। भारत में लिपि के विकास की परंपरा में ब्राह्मी लिपि का प्रस्थान बिंदु माना जाता है। अगला है, किस पंचवर्षीय योजना के समय भारत में पंचायती राज व्यवस्था को प्रथम बार लाया गया? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द्वितीय। भारत में पंचायती राज व्यवस्था को प्रथम बार द्वितीय पंचवर्षीय योजना में लागू किया गया था। भारत में से पंचायती राज प्रणाली जो है वो 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर में स्थापित किया गया था। और त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का जनक बलवंत राय मेहता थे। पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया? आंसर हो जाएगा डी, 1993 में किया गया था। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के बाद पंचायती राज अधिनियम का निर्माण करने वाला प्रथम राज्य जो था वो था कर्नाटक था। और पंचायती राज का संवैधानिक दर्जा LM सिंघवी समिति की सिफारिशों पर दिया गया था। पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना है? और नीचे दिए गए कूट को सही प्रयोग के बताना है कि विकास में जन भागीदारी, राजनीतिक जवाबदेही, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और वित्तीय संग्रहण, फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन। आंसर हो जाएगा ए, ये 3 सही है। विकास में जन भागीदारी, राजनीतिक जवाबदेही और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन विकेंद्रीकरण का जनक भारत में माना जाता है। देश में सर्वाधिक समृद्धि दर प्राप्त की गई थी। आंसर हो जाएगा बी, 10वीं योजना में किया गया था सर्वाधिक समृद्धि। अगर 7वीं की बात करें तो 6.1 था 7वीं में, 6.8% था किसमें? 8वीं में, 5.4% की वृद्धि हुआ था 9वीं में और 7.6 के वृद्धि हुआ था कितना? 10वीं में। इतना परसेंट के हुआ था 10वीं में। 11वीं की बात करते हैं, 5.4% के हुआ था 11वीं में और 8% की वृद्धि दर देखा गया था 12वीं पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट है, 5वीं पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, गरीबी हटाओ। 5वीं पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य गरीबी हटाना था। इस योजना के दौरान गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। प्रधानमंत्री जन धन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह वर्ष 2014 में शुरू किया गया था, तो ये बिल्कुल सही है। इसके अंतर्गत लोगों को बैंक खाता खोलने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था, ये भी सही है। इसका उद्देश्य बचत को बढ़ावा देने के साथ साथ सरकारी योजनाओं के अंतर्गत मिलने वाले लाभ हो तथा आर्थिक सहायता को सीधे खाताधारियों को हस्तांतरित करना था, ये भी सही था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी सही था। नीचे 4 शब्द दिए गए जिनमें से 3 किसी संदर्भ में एक समान है, उनमें से एक असंगत है। असंगत शब्द का चयन करें। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए, शांति। शांति को छोड़कर अन्य वाक्युद्ध, उत्पाद और आलोड़न ये सभी उदंड स्वभाव को दर्शाते हैं, अतः शांति अन्य सभी से असंगत है। 4 संख्या युग्म दिए हैं जिनमें से 3 एक समान है और एक असंगत है। असंगत को पहचानिए। आइए इसे देखते हैं किस तरह यह संगत है। अगर 461 और 20 को अगर हम इस तरह लिख सकते हैं, 20 के स्क्वायर प्लस 20 गुना 3 प्लस 1 यानी 400 प्लस 60 प्लस 1 यानी 461। अगर 239 को इसी तरह हम लिखेंगे तो लिखा जाएगा कितना है? तो 14 के स्क्वायर प्लस 14 गुना 3 प्लस 1 बराबर 239। लेकिन अगर 182 और 12 को देखेंगे तो ये सही नहीं हो रहा है, क्योंकि 12 के स्क्वायर प्लस 12 गुना 3 प्लस 1 कर रहे हैं तो
44 + 36 + 1 आ रहा है जो 181 हो रहा है। इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए फिर से देखना है, असंगत शब्द को पहचानना है कि इनमें से कौन है। L से +5 करते हैं तो Q है, और Q से +6 करते हैं तो W है। उसी तरह P से U गया +5 है, और U से +7 गया है। N से +5 गया है, और S से +6 गया, यानी हमारा आंसर हो जा रहा है B। यदि दर्पण की आकृति दाईं ओर रखा गया हो तो दी गई आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें। अगर यहाँ पर दर्पण है तो कैसा होगा, आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित 4 युग्मों में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है, इनमें से एक असंगत है, उस असंगत संख्या युग्म का चयन करें। तो इसका जो आइए देखते हैं, अगर हम ऑप्शन में देखते हैं, एक का 25 और 89 कितना है, 89 - 25 बराबर कितना हो रहा है, 64 हो रहा है। और बी में देखते हैं 97 - 61 हो रहा है, 36 हो रहा है। सी को देखते हैं तो 136 - 56 कितना हो रहा है, 80 हो रहा है। 127 - 78 करते हैं तो 49 हो रहा है, यानी सभी जो है पूर्ण वर्ग आ रहा है, लेकिन इसमें नहीं आ रहा है घटाने पर, तो आंसर हो जाएगा सी। इसमें से असंगत देखना है तो 81 नंबर में हो जाएगा सी, प्रोजेक्टर। माइक्रोफोन, जॉयस्टर, कीबोर्ड ये सभी इनपुट डिवाइस है, जबकि प्रोजेक्टर आउटपुट डिवाइस है। अगला है, यदि मदर को इस तरह लिखा जाता है तो शीत को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो यहाँ पर इस तरह है MOTHER, यहाँ पर है QDGSNL। अब यहाँ पर एक माइनस करने के बाद ये अपोजिट कर देना है, ये यहाँ हो जाएगा, R का चला गया, यहाँ है O को अगर हम देखते हैं तो ये है, लेकिन सभी में -1 किया गया है। उसी तरह अगर हम शीत को करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा ए। नेक्स्ट है, यदि फ्रेंड को 86 और सी को 62 लिखा जाता है तो फ्रेक्कल को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो आइए देखते हैं, F को क्या किया है, F बराबर होता है 6, R का होता है 18, I होता है 9, E होता है 5, N होता है 14, D होता है 4। इसे क्या किया है, पूरे को जोड़ दिया गया है। अब +6 × 5 किया गया है तो हो जाएगा 56 इधर का जोड़कर, प्लस ये 30 यानी 86, इस तरह लिखा गया है। अगर उसी तरह सी को हम करते हैं, ये 6 × 5 है, और एक में क्या होगा 4 × 5 किया रहेगा, और तीसरा में हम लोग क्या करेंगे तो 7 × 5 करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो ये, क्योंकि अक्षरों की संख्या यहाँ पर कितना है, 6 है, 3 3 6 है, यहाँ पर 4 है, और यहाँ पर कितना है तो यहाँ पर 7 है, तो इसलिए यहाँ पर 6 से किया गया। अगले बार जो सीख में होगा वो 4 × 5 किया जाएगा। तो इसी तरह अगर हम फ्रेंकल को निकालते हैं तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा बी। चलिए, एक निश्चित कूट भाषा में यदि मिक्सचर को 117 के रूप में और फ्लोर को इतना के रूप में कूटबद्ध किया जाता है तो मर्जर को किस तरह किया जाएगा। तो मिक्सचर को अगर हम M का क्या होता है 13, I के 9, X के 24, T के जो होता है वो 20 होता है, U का 21 प्लस R का 18 प्लस 5, यानी टोटल कितना हो रहा है 110 हो रहा है। और यहाँ पर 7 ऐड किया गया है, 7 क्योंकि यहाँ पर अक्षर है, कितने हैं 7 हैं। उसी तरह फ्लोवर को लिखा गया है, इसमें यहाँ पर 6 है, फ्लोवर को जोड़ने पर 79 होता है, प्लस 6 85 किया गया। तो मर्जर को अगर हम लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 66 है, इसमें कितने अक्षर है 6 है, तो जोड़ देंगे तो ये होगा 72। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट प्रश्न है, एक निश्चित कूट भाषा में प्रोसेस को इतना लिखा जाता है तो फ्रीजर को कैसे लिखेंगे। तो किस तरह लिखा है, P का मान होता है कितना 16 होता है, इसमें से 2 से गुना करके ये 32 लिखा गया है। क्या लिखा गया है, ये 32 लिखा गया है। R का मान क्या होता है, तो R का मान होता है 18, उससे 1 गुना करके 18 लिखा गया है। O का मान होता है कितना 15, उससे 1 गुना करके 15 लिखा गया। यानी जो ये सब अक्षर शुरुआत का 2 से गुना किया गया है, बाकी अक्षर को 1 से गुना किया गया है। और आखिरी का जो होता है S का होता है 19, इसको 2 से गुना करके 38 लिखा गया है। यानी शुरुआत के और आखिरी के अक्षर को 2 से किया गया है, बाकी सभी को उसी संख्या को 1 से गुना करके। तो F को क्या होता है, F का मान होता है हमारे पास 6, और 6 × 2 क्या होगा 12। हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा पहला, वो हो जाएगा 12। और लास्ट R का मान क्या होता है, तो 18, 18 × 2 क्या होगा 36, तो ये हो जाएगा लास्ट का मान 36। अब बाकी सब एक एक करना है, जो मान है R का मान 18 होता है, E का मान 5 होता है, फिर E का मान 5 होगा, Z का मान 26 होगा, फिर E के मान 5, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा डी। ठीक उसी तरह नॉर्म को MNOR और डॉर्सल को इस तरह लिखते हैं, तो उसी कूट भाषा में बजट को कैसे लिखेंगे। तो आइए देखते हैं, जिस प्रकार नॉर्म को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार
लिख दिया है MNOR। उसी तरह डॉट्स को अंग्रेजी में लिखेंगे तो क्या होगा ADLORS। तो बजट को किस तरह लिखेंगे तो पहले B आएगा, फिर D आएगा, फिर E आएगा, फिर G आएगा, फिर T आएगा, फिर U आएगा। आंसर हो जाएगा A। निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में लुप्त संख्या बताना है। तो आइए देखते हैं 2 + 1 = 3 और 3 + 1 = 4 हो जाएगा, यानी 2 + 1 = 3, 3 + 1 = 4 हो जाएगा। उसी तरह है 14 + 7 = 21 हो जाएगा, और 21 + 7 = क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 28। आंसर पहला बार में ही मिल जा रहा है, 20 सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे देखते हैं। 2, 3, 4, 24, 39 खाली स्थान है। इसमें क्या होगा 2 × 12 = 24, और 2 × 10 बराबर हो जाता है 20। 3 × 13 बराबर हो जाता है क्या 39। 3 × 10 बराबर क्या हो जाएगा 30। अगला है 4 गुना कितना था 12, 13, तो ये 14 हो जाएगा। 14 = 56, और 4 × 10 = 40। आंसर हो जाएगा 56। वर्गों के उस समुच्च का चयन कीजिए जिनके मध्य के संबंध को निम्नांकित वेन आरेख द्वारा सर्वोत्तम रूप से निरूपित करता है। तो ये तो अनाज हो जाएगा। अनाज में आप गेहूं भी देख सकते हैं और क्या मक्का भी कर सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो हमारे पास हो जाएगा 89 का A। दिए गए क्रम में अनुपस्थित संख्या का चयन करें। आइए देखते हैं। 1 × 2 = 2, 2 × 3 = 6, और 6 × 4 बराबर क्या हो जाएगा 24, 24 × 5 = 120, 120 × 6 = 720। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा B। नौकरी पेशा लोगों के बीच लोकप्रिय बचत योजना लोक भविष्य निधि PPF पर वर्तमान में कितना ब्याज मिल रहा है। आंसर हो जाएगा C, 7.1% मिल रहा है। PPF माने पब्लिक प्रोविडेंट फंड। PPF पर आयकर से छूट का लाभ भी मिलता है। निम्नलिखित में किसने मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख का खिताब दिया था। आंसर हो जाएगा D, जनरल अयूब खान ने मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख का खिताब दिया था। 1960 में पाकिस्तान के तत्कालिक राष्ट्रपति अयूब खान ने फ्लाइंग सिख की उपाधि दिया था। मिल्खा सिंह 1960 के ओलंपिक में 400 मीटर की रेस में चौथे स्थान पर रहे थे। अगला है 1978 से 79 में ग्रामीण विकास का एक व्यापक कार्यक्रम प्रारंभ किया गया जिसका उद्देश्य ग्रामीण बेरोजगारी कम करना था। इस योजना का नाम क्या था। आंसर हो जाएगा B, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम। भारत में गरीबी अनुमानों का आधार है, और इसका सही आंसर हो जाएगा C, परिवार का उपयोग व्यय। भारत में गरीबी अनुमानों का आधार परिवार का उपयोग व्यय है। नीति आयोग गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले जनसंख्या की गणना के लिए एक विशेषज्ञ दल का गठन करता है। यह NSSO द्वारा एकत्रित उपभोग व्यय के आंकड़ों का उपयोग करता है। भारत की किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाजवादी सिद्धांतों को अपनाया गया था। आंसर हो जाएगा B, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, जो कि महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। किस ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। आंसर हो जाएगा C, 277 के ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। जल का किस पे होता है तो 4 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर 0 से 4 तक पानी का आयतन घटता है और घनत्व बढ़ता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व महत्तम और आयतन न्यूनतम होता है। जल के बर्फ बनने पर आयतन बढ़ता है और घनत्व भी बढ़ता है। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा C। 2 कण कुछ दूरी पर रखें। यदि दोनों कणों के द्रव्यमान दुगने कर दिए जाए तथा इनके बीच की दूरी परिवर्तित रखें तो इनके बीच के गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा। तो G होता है mm/r²। F बराबर हमारे पास फार्मूला होता है। अब कह रहा है पहला पिंड M है और दूसरा पिंड M है और दोनों कणों के द्रव्यमान को दुगना कर दे रहा है, यानी G2m, और ये हो रहा है 2m/r², यानी 4mm हो रहा है, यानी 4 गुना बढ़ जा रहा है। आंसर हमारे पास आ जाएगा कौन सा तो B। 2 समानांतर धारावाही तार जिनमें एक ही दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, इसका कारण क्या है। आंसर हो जाएगा D, उनके बीच जो है वो चुंबकीय बल है। 2 समानांतर धारावाही तार जिनमें एक ही दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है एक दूसरे को आकर्षित करता है, इसका कारण उनके बीच चुंबकीय बल का कार्य है। यदि 2 समानांतर चालक तारों में समान दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उनके बीच आकर्षण बल का कार्य होता है, और यदि 2 समानांतर चालक तारों के विपरीत दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित हो तो उनके बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। आंसर हो जाएगा जीव जो अधिक दूर के संबंधी है उनके DNA में अधिक अंतर होंगे। इस विचार के आधार पर निर्मित दृष्टिकोण को क्या कहा जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन A, आणविक जाति वृत्त कहा जाता है। अधिवृक्क ग्रंथियां मानव शरीर के किस अंग में स्थित होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा D, वृक्क में। अधिवृक्क ग्रंथियां मानव शरीर के वृक्क अंग में स्थित होती है।
अधिवृक्क ग्रंथि वृक्क के ऊपर स्थित होती है। इसका मुख्य कार्य तनाव की स्थिति में हार्मोन निकालना है। अधिवृक्क ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को लड़ो एवं उड़ो हार्मोन कहा जाता है। अगला है दाद यानी रिंग वर्म किस प्रकार की बीमारी है? आंसर हो जाएगा बी, कवकीय बीमारी है। कवकीय बीमारी है। अगला है साधारण नमक का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सोडियम क्लोराइड यानी NaCl है। वान झील में लवणता सबसे ज़्यादा कितना है? 330% है। चंद्रमा के पृष्ठ के निकट मुक्त रूप से गिरते विभिन्न द्रव्यमानों के दो पिंडों, तो इसका क्या हो जाएगा? आंसर ए के वेग किसी भी क्षण समान होंगे। चंद्रमा के पृष्ठ के निकट मुक्त रूप से गिरते विभिन्न द्रव्यमानों के पिंडों के वेग किसी भी क्षण समान होंगे क्योंकि गुरुत्व के कारण उनमें समान त्वरण होंगे। चंद्रमा के पृष्ठ पर गिरते पिंड के लिए किसी भी क्षण वेग b है तो GT/6 के बराबर होता है। इसमें G/6 नियत रहता है तो किसी भी क्षण वेग नियत रहेगा। अगला है धारावाहक तार कैसा होता है? धारावाहक तार कैसा होता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, न्यूट्रल होता है। यौन संचालित रोग के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही है? पहला है यौन संचालित रोग किसी संक्रमित व्यक्ति से किसी असंक्रमित व्यक्ति में यौन संपर्क के माध्यम से संचारित होने वाला संक्रमण है। दूसरा HIV, HPV और हेपेटाइटिस बी विषाणु STD के लिए ये जिम्मेदार है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ये दोनों कथन सही है। उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्न के बीच का संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप से निरूपित करता है। नागालैंड, मेघालय और कोहिमा। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि नागालैंड की जो राजधानी है वो कोहिमा है तो ये नागालैंड हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा मेघालय। उन पासों को चयन करें जिन्हें दी गई शीट रेखाओं को मोड़कर बनाया जाता है। 3 के अपोजिट 5 होगा, 2 के अपोजिट 6 होगा और 1 के अपोजिट जो होगा वो 4 होगा। तो हमारे पास जो 5 सा निकल के आ जाएगा तो वो हो जाएगा बी। यदि कंपास पर पूरब उत्तर पूरब हो जाता है तो पश्चिम क्या बन जाएगा? आंसर हो जाएगा बी, दक्षिण पश्चिम बन जाएगा। एक परिसर में MNO, PQ और RS नामक 7 घर पंक्ति में है लेकिन वे अनिवार्य रूप से इसी क्रम में नहीं है। P किसी भी छोर पे नहीं है। एक यहाँ पर ये करना और देखना है कि P किसी भी छोर पे नहीं है। R P के ठीक दाएं पड़ोस में है। R जो है वो कहाँ है? यहाँ पर है। S बाएं से तीसरा खड़ा है। S जो है बाएं से तीसरा खड़ा है। O एकदम बाएं छोर पे है। O एकदम कहाँ पे है? तो बाएं छोर पे है। M दाईं ओर दूसरा है। M दाईं ओर जो है वो दूसरा है। O N के पड़ोस में नहीं है यानी N कहाँ होगा? यहाँ होगा। और यहाँ पर अब कौन सा बच गया? तो वो बच गया है Q। तो S के दाईं ओर दूसरे स्थान का घर कौन है? तो आंसर हो जाएगा D, R का है। 47 विद्यार्थियों वाली कक्षा में अनुराग का रोल नंबर अंतिम विद्यार्थियों से 18वां है। प्रारंभ में उसका रोल नंबर कितना था? तो 47 टोटल विद्यार्थी है और उसका कितना है? तो 18वां है यानी 47 - 18 + 1 आंसर हो जाएगा 30वां। सही आंसर होगा डी। अक्षरों के उस संयोजन को चयन करें जो श्रृंखला को पूर्ण करता है। इसका सही जवाब हो जाएगा बी। चलिए A + B का अर्थ है A B का पिता है। ये ब्लड रिलेशन का प्रश्न है, आप इसे बना लीजिएगा। आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी। जिस प्रकार ट्रैक सड़क से संबंधित है ट्रेन किससे संबंधित है? आंसर होगा बी, पटरी से। नीचे दी गए पदों की श्रृंखला में अगला पद क्या होगा ये देखना होगा। तो चलिए आइए देखते हैं। 12 से 14 गया है +2 हुआ है और 14 से 16 गया है +2 हुआ है। यहाँ देखना है B से C गया है, B से C गया है +1 हुआ है और C से D गया है +1 हुआ है। अगला देखना 2 से क्या गया है? 2 से 4 गया है। यहाँ पर हम देख रहे हैं 2 से 4 गया है +2 हुआ है और 4 से यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 गया है, यहाँ पर 6 हो जाएगा। अब ये देखना H से G गया है। H से हमारे पास G गया है वो कितना है? -1 हुआ है और G से अब कौन हो जाएगा? G से हमारे पास F होगा। G से F होगा यानी हमारे पास आएगा F आएगा। तो आंसर हो जाएगा 6FC। माधवी और शालिनी नाट्यकला और कंप्यूटर विज्ञान में उत्तम है। अंजनी और माधवी कंप्यूटर विज्ञान में, भौतिकी में उत्तम है। अंजना, पूर्णिया और निर्मला भौतिकी और इतिहास में उत्तम है। निर्मला और अंजना भौतिकी और गणित में उत्तम है। पूर्णिमा और शालिनी इतिहास और नाट्यकला में उत्तम है। भौतिकी, इतिहास और नाट्यकला में कौन उत्तम है? तो ये जो हमारे पास आ रहा है वो है डाटा इंटरप्रिटेशन का थोड़ा सा लंबा प्रश्न जाएगा। एक इस तरह के आप बनाइएगा। यहाँ पर माधवी, शालिनी, अंजना, पूर्णिमा, निर्मला
इस तरह के आप नाम लिख लीजिएगा और एक डाटा बना लीजिएगा। और यहाँ पर आप क्या कीजिएगा कि वो नाट्य कला, उसके बाद ये करिएगा कंप्यूटर, उसके बाद दूसरा होगा भौतिकी, तीसरा होगा इतिहास, इसी तरह एक गणित का बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर गणित का नहीं पूछ रहा है तो चलिए यहीं पर से करते हैं। और प्रश्न में जो कह रहा है वहाँ पे से जो टिक टिक लगाना है कि ये तीनों पढ़ रहा है, ये नहीं पढ़ रहे हैं। शालिनी जो है अपना नाट्यकला पढ़ रही है, कंप्यूटर पढ़ रही है, ये नहीं पढ़ रही है और ये पढ़ रही है। इस तरह आप टिक लगा दीजिएगा, हमारे पास थोड़ा सा बनाने में ईजी हो जाएगा, देखने में कौन सा सही है। तो इससे आप देख सकते हैं ये जो बनाया गया है डायग्राम, इससे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि आंसर हो जाएगा जो पूर्णिया की भौतिकी, इतिहास और नाट्यकला दोनों पढ़ रही है। यहाँ पर नाट्यकला, भौतिकी और इतिहास दोनों पढ़ रही है, तो आंसर होगा पूर्णिया। 31 दिसंबर 2015 को गुरुवार था, तो 1 जुलाई 2020 को कौन सा दिन होगा? तो 31 दिसंबर 2015 से 31 दिसंबर 2019 तक दिनों की संख्या कितना हो जाएगा? 366 प्लस 365 प्लस 365 प्लस 365 यानी 1461 दिन हो जाएगा। और 1 जनवरी 2020 से 1 जुलाई 2020 तक दिनों की संख्या कितना हो जाएगा? 31 प्लस 29 प्लस 31 प्लस 30 प्लस 31 प्लस 30 और प्लस 1 यानी 183 दिन हो जाएगा। अब कुल दिनों की संख्या कितना हो गया? तो 1461 उधर था, इधर 183 जोड़ दीजिएगा तो 1644 आ जाएगा। अब उसमें से क्या है, 1644 में विषम दिनों की संख्या जो है उससे अलग करना है, यानी कैसे? 7 से अपना इसे डिवाइड कीजिएगा तो विषम दिन जो हमारे पास निकल के आएगा, शेष जो बचेगा वो विषम दिन, वो आ जाएगा 6। तो 1 जुलाई 2020 के दिन कौन होगा? तो गुरुवार प्लस 6 बराबर क्या हो जाएगा? बुधवार। आंसर हमारे पास आ जाएगा ए। ऑप्टिकल शब्द में प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके अगले अक्षर में बदल दिया जाता है और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके पूर्ववर्ती अक्षर में बदल दिया जाता है। इस प्रकार बने अक्षर समूह में इनमें से कौन सा अक्षर 2 बार आएगा? तो ऑप्टिकल के जब बदलेंगे तो आएगा POSJBBK। आंसर हमारे पास आ जाएगा ए। बी है जो 2 बार है। राम स्थान ए से उत्तर की ओर 5 किलोमीटर की दूरी तय करता है और फिर बाईं ओर मुड़ता है, 3 किलोमीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़ता है, 2 किलोमीटर चलता है, अंत में वह दाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलकर स्थान बी तक पहुंचता है। ए और बी के बीच दूरी क्या होगा? तो हमारे पास इस तरह के वो चल कर आया है, यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी है, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा ए। अगला प्रश्न है कि उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएं संबंधित है। तो हमें 2 एग्जाम्पल से समझना है। तो ये 7 है, दूसरे में 7 गुना 5 किया हुआ है 35 है, और तीसरे में 7 गुना 6 किया हुआ है तो ये 42 हो जाएगा। ठीक इसे अगर हम देखते हैं तो 4 है, 4 गुना 5 किया हुआ है और तीसरे में 4 गुना 6, यानी एक में 5 से एक में 6 से करने पर आखिरी में 2 आएगा शुरुआत वाले अक्षर को। अगर ऑप्शन में हम चेक करते हैं तो 9 गुना 5 करेंगे तो एक बीच में 45 आना चाहिए और 9 गुना 6 करेंगे तो 54। तो हमारे पास पहला ही ऑप्शन मिल जा रहा है, ये है। ये अगर देखते हैं तो 6 पचे 30 होना चाहिए, जबकि यहाँ पर 36 है, गलत है। 12 पचे 60 तो है, लेकिन 12 छक्का 72 होना चाहिए, यहाँ पर ये नहीं है। 8 पचे 40 होना चाहिए, जो कि ये नहीं है। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा ए। उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। आप उस प्रकार की औषधि को क्या कहते हैं जो प्राकृतिक संदेश वाहक की नकल करके ग्राहक को सक्रिय कर देती है? आंसर हो जाएगा डी, एगोनिस्ट। क्या कहते हैं? एगोनिस्ट कहते हैं। शरीर में 2 तंत्र कोशिकाएं एवं पेशी के मध्य संदेश का संचार कुछ रसायनों के द्वारा होता है। इन रसायनों को रासायनिक संदेश वाहक कहते हैं। एगोनिस्ट प्राकृतिक रासायनिक संदेश वाहक की कमी होने पर लाभदायक होती है। अपस्मार यानी मिर्गी से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? और इसका सही आंसर होता है ए, मस्तिष्क होता है। यह मस्तिष्क के आंतरिक रोगों के कारण होती है। जब रोगी व्यक्ति को दौरा आता है तो वह चिल्लाता है, मुंह से झाग निकलता है और मल पेशाब भी निकलता है। ऐसे रोगियों को मशीन चलाने के काम या अन्य खतरनाक काम पर नहीं लगाना चाहिए। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो 1400 ग्राम होता है। डीएनए के एकल क्षारक युग्म के परिवर्तन को क्या कहते हैं? और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, बकवास उत्परिवर्तन। डीएनए के एकल क्षारक युग्म के परिवर्तन बकवास यानी नॉनसेंस म्यूटेशन उत्परिवर्तन कहलाता है। बकवास उत्परिवर्तन।
इनमें से किस तत्व का घनत्व अधिकतम है? और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ऑस्मियस। ऑस्मियस तत्व का घनत्व अधिकतम है। ऑस्मियस का घनत्व जो होता है वो 22.59 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। सबसे अधिक घनत्व वाला तरल जो होता है वो पारा है, जिसका घनत्व 13.6 ग्राम पर सीसी होता है। निम्नलिखित में से कौन सा 1897 में खोजा गया पहला बी विटामिन था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, थायमिन। 1897 में खोजा गया पहला बी विटामिन था। विटामिन B1 का रासायनिक नाम जो होता है वो थायमिन है, और थायमिन की कमी से बेरी रोग होता है। कौन सी कोशिका अंगक कोशिका के अंदर विषैले पदार्थ एवं औषधि ड्रग्स को आविष रहित करने की मुख्य भूमिका निभाती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका। चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका। अगला है, यदि कोई विलयन नीले रंग के लिटमस पेपर को लाल कर दे, बदल दे, तो उस विलयन का pH मान क्या होता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 7 से कम। इसे आप याद कर सकते हैं कि नीले को लाल कर देता है। अम्ल जो है वो नीला को लाल कर देता है। अम्ल जो है नीला को, अनिल नाम याद रखिए, अम्ल है, नीला को लाल कर देता है, और अम्ल का pH मान जो होता है वो 7 से कम होता है। तो आंसर हो जाएगा डी। वंशागति नियम की खोज किसने की थी? और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, ग्रेगर मेडल ने खोज किया था। किस हार्मोन के स्राव के कारण हृदय की धड़कन एवं श्वसन दर एक साथ वृद्धि होती है? और इसका आंसर हो जाएगा एड्रेनालाइन। एड्रेनालाइन के स्राव के कारण हृदय की धड़कन एवं श्वसन दर के साथ वृद्धि होती है। थोरक्सिन को मेटाबॉलिज्म नियंत्रक हार्मोन कहते हैं, और एस्ट्रोजन नर हार्मोन प्रकार का हार्मोन है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया से गुजरता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, आयोडीन। यदि किसी ठोस पदार्थ को गर्म करने पर वो बिना द्रवित हुए सीधे बाष्पीकृत हो जाता है तो इस घटना को ऊर्ध्वपातन कहते हैं, जैसे कपूर, नेफ्थलीन, एंथ्रेसीन, अमोनियम क्लोराइड, बेंजोइक अम्ल आदि। और किसी द्रव को बाष्पीकृत करके पुनः ठंडा करने के प्रक्रम को आसवन कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं कि मानवों में जैव प्रक्रियाओं का नियंत्रण और नियमन होता है? और इसका आंसर हो जाएगा डी, तंत्रिका और अंतःस्रावी तंत्रों से। अन्योन्य प्रेरक तत्व का मात्रक है। अन्योन्य प्रेरक तत्व का मात्रक है। आंसर हो जाएगा सी, हेनरी। जब कुंडली या परिपथ में धारा परिवर्तन से इसके पास स्थित दूसरी कुंडली या परिपथ में प्रेरण होता है, इस घटना को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। निम्न प्रजातियों में किसमें एक परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या +6 है? और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, CrO2Cl2, क्योंकि इसे जब इस तरह निकाल सकते हैं, ये देखते हैं, C को अगर Cr को x मान लेते हैं, O2 के 2 गुना -2 प्लस 2 गुना -1 बराबर 0, तो x का मान यहाँ पर 6 निकल कर आ जाता है, जहाँ x है क्रोमियम परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या की बात कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास हो जाएगा क्या, तो समुद्री तट के सहारे कोहरे के निर्माण का कारण क्या है? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अभिवहन। समुद्री तट के सहारे कोहरे के निर्माण का कारण अभिवहन है। सूर्य के विकिरण से पृथ्वी गर्म होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? इसमें बताना है कि कौन सा गलत कथन है। तो ट्रोजन स्वयं को दोहराता है और अन्य फाइलों को संक्रमित करता है, ये गलत है। ट्रोजन स्वयं को दोहराता है, अन्य फाइलों को संक्रमित करता है, ये गलत है। ट्रोजन हॉर्स मैलवेयर का एक रूप है जो कंप्यूटर सिस्टम या कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हासिल कर लेता है। ट्रोजन हॉर्स का मुख्य उद्देश्य सिस्टम में से मूल्यवान डेटा चुराना था। ट्रोजन हॉर्स को दूर से नियंत्रित किया जा सकता है, और ट्रोजन हॉर्स में स्वयं की प्रतिकृति बनाने की क्षमता का अभाव होता है, लेकिन ये सी गलत है। आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित श्रेणी में अगला पद क्या होगा? ये देखते हैं कि 24 -2 किया गया है तो 22 लिखा गया है, इसमें -2 तो 20 लिखा गया, और 20 में -2 करेंगे तो 18 होगा। तो हमारे पास एक तो ऑप्शन आ जाएगा 18। अब x से क्या करते हैं, x से -2 करते हैं तो b आता है, b से -2 करते हैं तो t से -2 करेंगे तो क्या आ जाएगा r, यानी हो जाएगा हमारे पास 18 r। आंसर ए हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं, सभी सुई धागे, कथन निष्कर्ष का प्रश्न है। एक तरफ ये सुई है और ये सभी जो है क्या है, वो धागे हैं, और कोई धागा माचिस नहीं है। जो माचिस की बात कर रहा है वो अलग डायग्राम बनेगा। अब आइए देखते हैं कि कोई सुई जो है माचिस नहीं है, बिल्कुल सही। कुछ धागे जो है वो सुई हैं, बिल्कुल सही है। कुछ माचिस सुई है, ये गलत है। तो आंसर हमारे पास हो जाएगा बी। फिर से कथन एवं निष्कर्ष के प्रश्न है, आइए देखते हैं। सभी थर्मामीटर रॉकेट है। सभी थर्मामीटर जो है यहाँ पर से होगा थर्मामीटर, और ये हो जाएगा रॉकेट। सभी थर्मामीटर रॉकेट।
और सभी उपकरण थर्मामीटर है, ये हो जाएगा उपकरण। अब आइए देखते हैं, कुछ रॉकेट उपकरण है, बिल्कुल सही है। कुछ रॉकेट है जो उपकरण है, बिल्कुल सही है। और कुछ रॉकेट जो है वो थर्मामीटर है, ये भी सही है। आंसर हमारे पास आ जाएगा डी, ये दोनों सही है। निम्नलिखित शब्दों में एक तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित किया गया है, बताएं किस तरह, तो आंसर हो जाएगा डी। यदि दर्पण को दिए गए संयोजन की दाईं ओर रखा जाए तो दर्पण में कौन सा प्रतिबिंब बनेगा, कौन सा प्रतिबिंब बनेगा, इसका सही जवाब हो जाएगा डी। नीचे गई आकृति में कागज के टुकड़े को मोड़ने का क्रम को किस तरह दिखेगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 142 का फिगर वाला है जो काफ़ी आसान होता है, यहाँ पर आंसर सिर्फ बता दिया जा रहा है, आंसर हो जाएगा इसका डी। 143 की अगर हम बात करते हैं तो इसका भी आंसर होगा डी। 144 अगेन फिगर वाला है तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी। 145 की अगर हम बात करते हैं तो इसका आंसर होगा सी। उस चित्र का चयन करें जो अन्य तीनों से भिन्न है, तो 146 का आंसर हो जाएगा बी, ये अन्य तीनों से भिन्न है क्योंकि सभी में से बीच बीच में ये साइड में है। तो ये दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, कितने त्रिभुज है, आंसर हो जाएगा ए, टोटल 22 त्रिभुज है। अगले प्रश्न पे, यदि ए का मतलब घटाना, बी का मतलब गुना है, तो चलिए ये रख दीजिएगा, ए बराबर माइनस, बी बराबर गुना और सी बराबर प्लस, डी बराबर क्या रख दीजिए भाग। तो निम्नलिखित में व्यंजक का मान क्या हो जाएगा, ये व्यंजक का मान हो जाएगा, आंसर हो जाएगा निकालिएगा तो हो जाएगा कितना, व्यंजक का मान हो जाएगा जो वो हो जाएगा बी, 10 हो जाएगा। व्यंजक का मान कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। गणितीय चिन्हों को सही संयोजन चुने और क्रमिक रूप से चिन्हों के स्थान पर रखने पर समीकरण संतुलित हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। जब ये गणितीय मान रखेंगे तो वहाँ पर चिन्ह, तो वहाँ पर सही हो जाएगा, समीकरण संतुलित हो जाएगा। निम्न श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर दिए गए विकल्पों में कौन सी संख्या आएगी, ये देखना है। तो ये चलिए थोड़ा सा लंबा बनेगा। ये 13 प्लस क्या किया गया है 5, 18, 18 प्लस क्या है 9, 27, और उसी तरह अगर हम कहा जाए 27 और 56 तो क्या है प्लस 29 किया गया है, और 56 113 ये 57 किया गया है, और यहाँ से क्या किया गया है 173 किया गया है, 57 173। अब 5 से 9 हुआ है तो क्या क्या है 5 गुना 2 10 माइनस 1 किया गया है, और अगर 9 आता है तो फिर से 9 गुना 3 प्लस 2 किया गया है, और तीसरा में जो 29 आया 29 गुना 2 माइनस 1 किया गया है। तो 57 में भी क्या किया जाएगा, गुना 3 प्लस 2 किया जाएगा। तो अगला बार में जो किया गया है 173 में वो गुना 2 माइनस 1 किया गया, यानी एक बार जो हमारे पास आ रहा था वो 2 माइनस 1, एक बार 3 गुना 2, एक बार फिर 2 माइनस 1, एक बार 3 गुना 2, 3 क्या है 3 प्लस 2 है, गुना 3 प्लस 2 है, आखिर में क्या होगा गुना 2 माइनस 1। तो हमारे पास जो आंसर निकल कर आ जाएगा वो हो जाएगा डी 631। ये था प्लेटफॉर्म के बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।